हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग अफसर सर्कल में। जैसा कि आपको पता है, साइंस का फर्स्ट सीरीज़ था, यानी इकोनॉमिक्स हम लोग ख़त्म कर दिए थे और साइंस शुरू होने वाला था, विज्ञान शुरू होने वाला था। 6 to 12 तक चलेगा। आज 6 क्लास का पहला सीरीज है और आप लोग से जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स में लगातार बने रहे, ठीक है, वैसे ही आपको साइंस में लगातार बने रहना है, ठीक है। सिर्फ आप शुरू से अंत तक रहेंगे, साइंस की 90 नहीं 99% आपकी समस्याएँ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि NCERT सीरीज है। हर एक क्वेश्चन इसी के चीज़ से होता है, चाहे इसके ऑप्शन से हो, इसके एक्सप्लेनेशन से हो या ट्रू क्वेश्चन हो। किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इसके जो जो ऑप्शन बताएंगे, एक्सप्लेनेशन बताएंगे, हर एक चीज़ आपको समझना है, ठीक है। फिर रात में टेलीग्राम पे आपको टेस्ट भी लगानी है, ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि पहला चैप्टर ही है जिसका नाम है भोजन कहाँ से मिलता है, भोजन कहाँ से आता है, ठीक है। इससे पहला क्वेश्चन है सर्वाहारी करके। सर्वाहारी श्रेणी में कौन आएगा? निम्नलिखित में कौन जो है सर्वाहारी श्रेणी में आता है? सर्वाहारी। तो देखिए, जो पेड़ पौधा या उसके उत्पाद को खाता है वो शाकाहारी कहलाता है, जो जंतु को खाता है वो मांसाहारी कहलाता है, ठीक है। सर्वाहारी का मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाता है, तो जिसमें ए और बी दोनों गुण हो वही क्या कहलाएगा? सर्वाहारी कहलाएगा, ठीक है। स्लो चलेंगे लेकिन अच्छे तरीके से चलेंगे। देखिए, अब समझ गए होंगे, जो जंतु केवल पादप को खाता है, वैसा जंतु जो केवल पादप को खाता है शाकाहारी कहलाता है, और जो केवल जंतु को खाते हैं वो मांसाहारी कहलाता है, ठीक है। तो शाकाहारी मांसाहारी बचपन से आप पढ़ते आए हैं, और ये दोनों जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाता है उसे सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे, मधुमक्खी की छत्ता से कभी निकालना है आप मध, ठीक है, जिसको शहद बोलते हैं। तो मधुमक्खियाँ जो है, मधुमक्खियाँ फूल से मकरंद एकत्रित कर इसे भंडारित करती है। मतलब कि मधुमक्खी जो है फूल से, कोई भी फूल से देखे होंगे आप कि उस फूल से मकरंद निकाल के, जिसको मधु बाद में बोलते हैं आप लोग, वो और स्टोर क्यों करते हैं? उसको क्या ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है कि हम स्टोर कर देते हैं, मनुष्य आके खा लेगा? नहीं, एक्चुअल होता क्या है कि फूल और मकरंद जो है वर्ष में केवल कुछ महीने ही उपलब्ध रहता है, और मकरंद जो है उसका भोजन है, ठीक है। किसका? मधुमक्खी का। इसीलिए मकरंद जो है वो मकरंद फूल से मधुमक्खी निकाल के और क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। क्यों? क्योंकि साल में कुछ समय ही ऐसा होता है, 1-1.5 महीना, जिस टाइम में फूल मिलता है और फूल में मकरंद रहता है, ठीक है। तो जब फूल खत्म हो जाएगा तो मकरंद खत्म हो जाएगा, तो फिर मधुमक्खियाँ क्या खाएगी, ठीक है। इसीलिए वो अपने भोजन को स्टोर करके रखता है। और हम मनुष्य इतने ख़त्म हैं आदमी कि जाके क्या करते हैं, इस मधुमक्खी के छत्ता से मधु क्या कर लेते हैं, उसका मकरंद निकाल लेते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि कभी कभी छत्ता में जिस टाइम जब फूल रहता है पेड़ में, चाहे किसी चीज़ का पेड़ हो, उसके फूल पे जो मधुमक्खी बैठती है फिर वहाँ से रस लेकर उड़ती है, तो मधुमक्खी का छत्ता में कुछ समय तक तो देखेंगे क्या रस है, लेकिन वही 3 महीना छोड़ दीजिए, 4 महीना छोड़ दीजिए, 2 महीना छोड़ दीजिए, पता चलेगा वो जो है पूरा सूख गया है, ठीक है। सब उसमें से ख़त्म कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि मधुमक्खी की छत्ता से ऊपर से टपक गया सब, नहीं, वो सब चूस जाता है, सब खा जाता है, ख़त्म कर देता है। यही चीज़ें हैं जो हम बोल रहे हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है, देख लीजिए इसको, ठीक है। पूरे वर्ष उपयोग कर सके, ठीक किया जा सके, वही चीज़ है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। पहले गलत सही देख लेते हैं, फिर जाके आपका देख लेंगे कि क्या है कैसे, ठीक ना। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में कौन जो है सत्य नहीं है? सत्य नहीं। पौधा एवं जंतु भोजन का मुख्य स्रोत है, ठीक है। या तो पौधा खाइए नहीं तो जंतु खाइए। सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियां खाया जा सकता है? नहीं, सबका कैसे खा जाएगा? कोई अगर विषैला पौधा होगा दे देंगे, कहेंगे इसका फल विषैला, खा जाइए, मर जाइएगा। तो सभी पौधा का जो है जड़, तना, पुष्प और पत्तियां नहीं खाया जा सकता। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो 1 और 3 सही है। कौवा मांसाहारी जीव है, तो कौवा मांसाहारी है तो रोटी क्यों खाता है कौवा, ठीक है। तो सर्वाहारी होता कौवा, मांसाहारी दिया है, ठीक है, तो ये भी गलत है। यानी 2 और 4 गलत है, 1 और 3 सही है। अब चलते हैं आंसर की तरफ। कह रहा सत्य नहीं है, तो हमको सत्य नहीं चुनना था, तो 2 और 4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पता चल गया आपका आंसर। तो इसी तरह ढूंढा जाता है आंसर को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जो कथन दिया गया, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए और सूची में नीचे दिए कूट का सही प्रयोग चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके स्क्रीन पे है, यहीं से मिला लेते हैं, फिर कूट आप लास्ट में मिलेगा। देखिए, इधर आ जा तू। शेर और बाघ, ठीक है। ये शेर और बाघ क्या करता है? सब्जी मारिएगा, सभी जंतु उत्पाद है, दूसरे जंतु खाते हैं, पादप दूसरे जंतु को खाते हैं, ठीक है। रुकिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी करते हैं,
ठीक है, मिल गया, मैच कर गया ना। अब देखिए शाकाहारी है, शाकाहारी क्या होगा, जो सभी जंतु उत्पाद को खाएंगे या पादप और पादप उत्पाद को खाते होंगे, तो जो पादप और पादप उत्पाद को खाएंगे वो क्या होंगे, शाकाहारी होंगे। ठीक है, पालक और फूल गोभी, पालक और फूल गोभी क्या है, सब्जियां हैं, तो ये सब्जियां हो गया आपका। ठीक है, और दूध पनीर घी दही क्या है, तो ये आपके जंतु उत्पाद है। अब मैच कर गया, स्क्रीन पे आराम से दिख रहा है ना मैचिंग आपका। हाँ गुड, चलिए अब आंसर भी आप कर लेंगे, इस इतना कर दिए तो आपको तो कुछ भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वही जो बताएं देखिए वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब चैप्टर ही बदल गया, भोजन के कारक, पहला चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर पे आ गए हम लोग भोजन के कारक पे। क्वेश्चन आपको सिर्फ दिखना चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीक़ा से, आंसर तो हम करा ही देंगे। निम्नलिखित में जो है कौन सा भोजन पोषक तत्व में सम्मिलित किया जाता है, तो खनिज लवण बिल्कुल किया जाता है, विटामिन बिल्कुल किया जाता है, आहारी रेशा, रेशा तो होता है लेकिन वो पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, तो केवल 1 और 2 जो है आंसर होगा, केवल 1 और 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिख रहा है ना। देखिए एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है, ये बात तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में रहा था, अच्छा लगा, कुछ लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो चलिए इकोनॉमिक्स पहले की अपेक्षा हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग जो है ज़्यादा जानते होंगे। ठीक है, तो भोजन के विभिन्न पोषक तत्व से संदर्भ में कथन में विचार कीजिए। कह रहा है भोजन से जो है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्व के संदर्भ में विचार करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, एकदम सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर में क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। ठीक है, और तो विटामिन हमारे शरीर में रोगों की रक्षा की सहायता करता है। थर्ड नंबर स्टेटमेंट है कि विटामिन जो है हमारे शरीर में रोगों के लिए, मतलब जो होता है ना बीमारी, रोगों से रक्षा करता है। बताइए तीसरा नंबर स्टेटमेंट आपका सही है कि गलत है, बताइए हमको थोड़ा सा। सही है, तो 1 और 2 और 3 तीनों कथन सही है। जब तीनों कथन सही है तो अब चलते हैं नेक्स्ट है। ठीक है, विचार कीजिए, सही चुन रहा है तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में विचार करना, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए अच्छा विचार कीजिए। तो विचार करने के बाद कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है, नीचे लिख दिया, तो नहीं नहीं कह रहा है, तो अमीनो अम्ल जो है ये नहीं होगा। मंड जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, शर्करा भी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपको एमिनो अम्ल है, ये एमिनो अम्ल क्या है, एक प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, तो ये नहीं होगा, इसीलिए इसको काट दिए हैं। ठीक है, चलते हैं इसके आंसर की तरफ। कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं, हमारे भोजन के में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा। ठीक है, एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन होते हैं। तो ठीक है आपका, और चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि वसा भोजन का मुख्य महत्वपूर्ण घटक है। वसा जो है, वसा भोजन का महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। अब जो कथन दिया गया वसा के बारे में, पहले हम गलत और सही छांट लेंगे, बाद में जाके पता करेंगे कि आंसर एक्चुअल में क्या है। ठीक है, देखिए भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा से मोटापे का कारण बनती है। पता नहीं, जब मोटा हो जाता है आदमी तो कहता है वसा की मात्रा बढ़ गया, शरीर में फैट बढ़ गया, फैट। तो फैट मतलब क्या होता है, वसा होता है। इसका मतलब अब स्पष्ट हो गया कि क्या है, वसा की मात्रा अत्यधिक होने के कारण ही क्या हो गया है, मोटापा हो गया। सेकंड देखते हैं, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। बहुत बिल्कुल सही है, वसा शरीर को जो है एनर्जी देता है, एकदम सही है ये भी का। ठीक है, ये भी सही है, मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, सही। और तीसरा है, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा, यानी दो 100 ग्राम लिए। ठीक है, 100 ग्राम वसा, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है समान मात्रा से अधिक ऊर्जा, यानी वसा से अधिक ऊर्जा। मतलब कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या लिख रहा है फिर से, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, नहीं वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अधिक एनर्जी ये दे रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये तो उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो उल्टा लिख दिया तो ये हो जाएगा गलती। तो सिर्फ 1 और 2 हमको सही लग रहा है और 3 गलती। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मतलब एक्चुअल में पूछा क्या है, तो पूछा है सही, तो सही केवल 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम जो बोल देते वही है, एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो बात वहीं जाएगा, इसीलिए हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आपका 2 को ये स्टेटमेंट दिया गया, पोषक तत्व के अलावा, पोषक तत्व के अलावा जल का भी हिस्सा जो है, पोषक तत्व के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में
इस रूप में जल के संदर्भ लिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखिए जो कथन दिया गया है, काहे हिल्ला कर रहे हो भाई, जो कथन दिया गया है देख रहे हैं, परेशान कर रहा है राकेश। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थ में उपस्थित जल से होती है। बिल्कुल सही है कि शरीर में जो है ना कुछ सीमा तक, हद तक नहीं, मतलब कुछ एक ऐसा रेंज है जहाँ तक आपके शरीर में लिए आवश्यक जो एनर्जी पानी होता है, वो जो आप खाना खाते हैं ना उसमें पानी रहता है। ठीक है, तो उसी से आपके शरीर में कुछ सीमा तक, इन्हें कि पूरा वही, तो उससे मात्रा हो जाता मैंने। ठीक है, जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को अवशोषित करने और मूत्र और पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थ में शरीर से बाहर निकलने के लिए आवश्यक है। भोजन में जो पोषक तत्व होता है पानी उसको अवशोषित करता है और पेशाब और पसीने के तौर पे आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों कथन हमको सही लग रहा है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते करा, सही पूछ रहा है, सही कथन सही क्या है, तो केवल 1 और 2। ठीक है, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर वही दिया हुआ है, सी नंबर। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए कह रहा है विटामिन्स, दिख रहा है ना अच्छा तरीक़ा से, हाँ विटामिन्स है और रोग है। ठीक है, बाकी हम बाद में देखेंगे, हम यहीं से मैच द कॉलम में देख लेंगे कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर सही सही में क्या क्या होने वाला है। देखिए एक्चुअल में इसका आंसर जो है कैसे निकालेंगे हम, तो विटामिन ए कह रहा है, क्या कह रहा है, विटामिन ए। तो विटामिन ए से क्या होता है बताइए, दृष्टिहीनता होता है ना, नहीं मतलब ये हो जाता है, बोलते हैं कि रतौंधी हो गया है, तो विटामिन ए से दृष्टिहीनता हो गया। ठीक है, अब विटामिन B1 है, विटामिन B1 से बेरी बेरी हो गया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। ठीक है, अब विटामिन डी से रेकिटस होता है। ये हो गया आपका मैच तो कॉलम पूरा बना दिया अच्छे तरीक़े से, विटामिन और उसके रोग। तो अब यहाँ से जो है आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, कोई भी कूट दे दे तो हो जाएगा आपसे आंसर। अब यही देखिए कूट दिया है तो 1 का 3 मारे थे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका। अब ये तो कर ही लेंगे आप, इतना तो हम नहीं बताएंगे तो कर देंगे। मज़ा आ रहा है ना, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए वही बात जो हम उधर करवाए हैं वही ये लिखा है, देखिए लिखा है, हम पढ़ देते हैं। विटामिन ए की कमी जो है, ए की कमी से दृष्टिहीनता जिसको हम लोग रतौंधी कहते हैं, वो होता है कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद, और रतौंधी के लक्षण है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ध्रुवल पेशियाँ और काम करने वाली ऊर्जा में कमी के रोग के लक्षण है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े में खून निकलना, घाव भरने में अत्यधिक समय लगना, इस रोग के प्रमुख लक्षण। ठीक है, अब विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, इससे अस्थियाँ मुलायम होकर मुड़ने लगती है। ठीक है, तो सारा का सारा जो चीज़ है वो आपको पढ़ा हुआ है, इसमें कोई ऐसा नया चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये जो क्वेश्चन आपको देते हैं 7 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित कथन में जो असत्य को चुनिए, असत्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका विटामिन ए त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए जो है त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन B1 जो है घाव भरने में सहायक होता है, क्या भरने में, घाव भरने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये बताओ 2 नंबर आपको लग रहा है कि सही है, ये सही है। विटामिन B1 जब घाव भरेगा तो सी क्या करेगा, चावल दाल खाएगा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ए तो सही है और बी गलत है। अब सी में देखते हैं, विटामिन सी से रोगों में लड़ने में सहायता होती है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी हमारे अस्थि और दांत के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है, ये भी सही है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ बी जो है, बी नंबर ऑप्शन वो गलत है, बाकी जो है आपका सही था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए दिया है ना कि बी गलत है, असत्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर आपके स्क्रीन पे है, ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, वही वाला रोग वाला बीमारी वाला जो हम पहले, इससे पहले जिस टाइप क्वेश्चन के वही टाइप क्वेश्चन है कि खनिज लवण यहाँ लेकिन दिया है, खनिज लवण दिया है और इधर जो है रोग दिया है। तो हम वही मैच द कॉलम खेलेंगे, मैच द कॉलम। ठीक है, देखिए अच्छा कह रहा है, गौर से देखिए, विचार करने के लिए उपयुक्त युग्मों में कौन सुमेलित है। ठीक है, सुमेलित है मतलब कि पहले से मिला हुआ है। देखिए तो कैल्शियम से जो है, कैल्शियम जो है वो अस्थि क्षय हड्डी के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है, ये तो एकदम कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आयोडीन से जो है इससे घेंघा रोग रिलेट करता है। लेकिन लोहा दंत क्षय, दांत में लोहा लगल है आपके दांत में, बताइए लगा है आपके दांत में लोहा, नहीं लगा है, तो ये काट दीजिए। ठीक है, तो केवल 1 और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा और कोई नहीं होगा 8 नंबर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि के कारण किसकी कमी के कारण होता है, धीमी वृद्धि किसके कमी के कारण होता है, विटामिन, प्रोटीन, वसा। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो धीमी वृद्धि के कारण तुरंत थोड़ा देर ऊपर पढ़े थे, प्रोटीन्स होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 3 नंबर चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं देखते देखते। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 जो क्या है, तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक जो है कैसे बनता है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए कह रहा तागा, तागा कोई धागा कहा जाता है,
पतले जंतु से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे जो है सही नहीं है, ये चुनिए। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं, रुकिए। अब देखिए क्या सही नहीं है, यानी गलत चुन रहा है। तो रुई और जूट जो है, कह रहा रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। बिल्कुल, ये जो है रुई और जूट जैसे तंतु जो है पादप से प्राप्त होता है। यानी रुई और जूट जैसे तंतु कहाँ से मिलता है? पादप से। और जूट जो है नारियल का बाहरी आवरण है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। रेशम जो है तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, कोकून से खींच के निकालते हैं, ये भी सही है। ऊन और रेशम जंतु से प्राप्त होता है, ऊन और रेशम जो है ये जंतुओं से प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो सिर्फ बी नंबर गलत है और 1, 2, 1, 3 और 4 सही है, यानी A, C, D सही है और B गलत है। हमको पूछा था सही नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? जब सही नहीं पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, यानी B नंबर आंसर उसका जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है कि तंतुओं में कौन संश्लेषित तंतु के उदाहरण है? संश्लेषित तंतु। अब संश्लेषित तंतु और प्राकृतिक तंतु, अगर दोनों आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर आसानी से आप कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, बस ज़्यादा हम होने नहीं देंगे। ठीक है, कैसे नहीं होने देंगे? देखिए, एक है फ्लैक्स, ठीक है, तो फ्लैक्स जो क्या होता है? फ्लैक्स जूट को बोलते हैं हम लोग। किसको बोलते हैं? जूट हुआ। जूट जो है किससे आता है बताइए? ये संश्लेषित है, नहीं पादप से निकलता है, तो ये नहीं होगा। पॉलिस्टर आपको पता है कि ये क्या होगा? संश्लेषित होगा। नायलॉन आपको पता है क्या होगा? नायलॉन संश्लेषित होगा, नायलॉन भी ए से बनता है। ठीक है, और एक्रिलिक, ठीक है, तो एक्रिलिक भी जो है संश्लेषित है, ध्यान रखना। एक्रिलिक क्या है? संश्लेषित है। रेशम कीटूट से निकलता है, यानी जंतु से निकलता है। तो 1 और 5 जो है ये जंतु वाला है, ठीक है, पादप और जंतु वाला। बाकी नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक ये सब संश्लेषित तंतु है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाता? 1, 2, 3, 4। 2, 3, 4 क्या नंबर ऑप्शन है? तो बी नंबर। ठीक है, ऐसे ही एक एक करके करेंगे ना, देखिए वही आंसर हुआ ना, जो बोलेंगे वही होगा। जूट, कपास, जूट, रेशम, ऊन तंतु और पादप जंतु प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और रासायनिक पदार्थ निहित तंतु, इसका स्रोत पादप और जंतु नहीं है, संश्लेषित तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक ये सब संश्लेषित तंतु के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पटसन की खेती जो है मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो पटसन जो है ना आपको पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ये केरला में नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो 1, 2 और 3। तो 1 और 2 और 3 क्या नंबर ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, यही सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले, इधर आ तो अगले चैप्टर की तरफ। ये देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है ना, कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? विचार जखने करने बोलेगा, आपको 4 लेके नीचे आना है। पूछा सही है तो पटसन यानी जूट पादप को पुष्प अवस्था में काटते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बातें नहीं है, यानी 1 नंबर स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। ठीक है, चलिए 2 नंबर स्टेटमेंट पे चलते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिन तक जल में डुबा के रखते हैं। पटुआ आप लोग गांव घर में नहीं काटते हैं, देखते होंगे, पटसन वाला जो होता है, पटुआ वाला लगा लकड़ी पेड़, उसको काट के और बोझा बना के और उसको पानी में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये सही था। 2 नंबर भी। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, तो ये भी सही था। 3 नंबर। तो 1, 2, 3 ये तीनों सही है। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, वस्तुओं के समूह बनाना जो है, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, 4 नंबर चैप्टर है, 5-6 चैप्टर कर देंगे कम से कम, फिर आपका जो है आज थोड़ा सा ये होगा, कल देखते हैं ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में कहता है कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस, इसमें कौन विलय है? यहाँ देखिए, जल में विलय है, जल में विलय और जल में अविलय, इसे छांट लीजिएगा। देखो, ऑक्सीजन पानी में घुलनशील है ना, सिरका घुलनशील है, नींबू का रस घुलनशील है, लेकिन मिट्टी के तेल पानी में मिलाते हैं क्या होता है? ऊपर तैरने लगता है, तो अघुलनशील है। अब बताइए, समझ में आया? अरे नहीं आया तो बोलिए ना, नहीं आया, देखा जाएगा, कुछ न कुछ जुगाड़ लगाया जाएगा। तो 1, 2, 4 होगा। ठीक है, सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सी नंबर आंसर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। विचार की बात करें तो अचार लेना है, अचार लेकर कहाँ आना है? नीचे आना है। अगर उपयुक्त में से कौन से पदार्थ पारभासी है? पारभासी का मतलब होता है कि देखिए 3 प्रकार की पदार्थ होती है, अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, तीनों पता। अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, पारदर्शी जिसकी आर पार देखा जा सकता है, और पारभासी जिसे धुंधला दिखाई देता है। ठीक, आर पार
पार। तो स्टील का प्लेट दिखाइए नहीं देगा तो ये अपारदर्शी है, हटा दो। तेल लगा कागज़ ये पारभासी है, इससे आर पार धुंधला धुंधला दिखाई देगा। गत्ते का डिब्बा ये जो है अपारदर्शी है। कांच ये पारदर्शी है, तो ये भी हमको नहीं मारना है आंसर, क्योंकि हमको पारभासी पूछा है। तो केवल और केवल बी आंसर हो जाएगा, ओनली और ओनली बी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी तेल लगा कागज़, पारभासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। वह पदार्थ जिसको आर पार स्पष्ट दिखाई देता है उन्हें पारदर्शी। वही बात छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, दिख रहा है? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। अब विचार कहे तो तुरंत नीचे आना, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अब सत्य नहीं है तो हमको दोनों देखना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको क्या करेगा, पता चल जाएगा। देखिए पहला कह रहा है सत्य नहीं है, मतलब हमको क्या चुनना पड़ेगा? असत्य चुनना पड़ेगा। ठीक है, गौर कीजिए, कह रहा है सत्य नहीं है, तो पहले सत्य जो होगा सही होगा उसको आंसर नहीं मार दीजिएगा, गलत वाला को आंसर मारना है। ठीक है, देखिए अब आते हैं हमारे विभिन्न प्रकार के पदार्थ। कह रहा है विभिन्न प्रकार के, एक सेकेंड, विभिन्न प्रकार के पदार्थ के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। तो ये बताइए सही स्टेटमेंट है कि गलत है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, हर पदार्थ का गुण अलग होता है और कुछ इसमें दिखावट में चमकदार होती है। हमारे चारों ओर की वस्तु एक ही पदार्थ से बनी है, एक ही पदार्थ से बनी है, ऐसा थोड़ी होगा ना। पदार्थ का उपयोग बहुत ही वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। बिल्कुल, पदार्थ का उपयोग बहुत सारे वस्तु बनाने में किया जाता है, लेकिन एक ही पदार्थ से बना है ये गलत हो गया। अगर एक ही पदार्थ से दिया है ये गलत हो गया, ये तो सही है। तो यहाँ पूछ रहा था सही नहीं है, सत्य नहीं है, तो कौन सत्य नहीं, गलत कौन है? गलत है 2 नंबर, तो केवल 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, देखिए ये जो प्रोसेस आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, पदार्थ के पृथक्करण जो है इसके संबंध में विचार कीजिए। अब पृथक्करण के संबंध में विचार करने के लिए जो दिया है 3 ऑप्शन है। ठीक है, निस्वापन, निस्तारण और निस्यंदन, ये 3 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। और तीनों के तीनों तरीका जो है, निस्वापन क्या होता है? निस्वापन, निस्तारण और निस्यंदन, ये तीनों परिभाषा जानते हैं तो हमको बताइएगा। ये तीनों जो है कोई पदार्थ यानी मिश्रण जो होता है उसको पृथक करने की विधियाँ हैं। ठीक है, पृथक करने की क्या है, विधियाँ, ध्यान रखना। ठीक है, यही से क्या किया जाता है, कोई भी चीज़ को 2 चीज़ मिक्स है उसको अलग किया जाता है। और तीनों का तीनों प्रोसेस जो है पृथक करने की विधि है, तीनों सही है, इसमें कोई बात डाउट की बात नहीं है। ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है ना, यहाँ लिख दिया है ना कि निम्नलिखित कथन में कौन सही नहीं है। वो पृथक्करण की विधि में प्रयोग निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है, यानी जो 2 पदार्थ को अलग करने का जो विधि है पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण, उसमें कौन गलत है। तो किसी मिश्रण के कण को अमाप के में अंतर का उपयोग चालन और निस्पंदन प्रक्रिया के पृथक्करण में किया जाता है। देखिए चालन प्रक्रिया, चलने में कभी कहाँ चाले हैं, आटा उटा कुछ भी चीज़, इसमें जो है मिश्रित जो पदार्थ होता है उसके बड़े कण को चाल कर अलग कर लिया जाता है। ठीक है, अधिक महीन जो है जो अशुद्धि उद्धि होता है उसमें जो है अपने आप नीचे गिर जाता है, फिल्टराइज हो जाता है। ठीक है, तो किसी मिश्रण के कण के अमाप में अंतर का उपयोग चालन और निस्पंदन प्रक्रिया के पृथक्करण में किया जाता है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है कि माप में अंतर होता है, एगो बड़ा होता है मोटा, एगो होता है छोटा, तो तभी जो ऊपर में मतलब कि रह जाता है मोटा कण और चलनी से नीचे में छोटा छोटा कण और माप में अंतर कारण गिर जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही था, हमको पूछा था गलत नहीं है, इसलिए अभी आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है सर, रेत और जल के मिश्रण को, रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और आसवन विधि द्वारा जल से उलेर कर पृथक्करण किया जाता है, ये स्टेटमेंट जो है आपका ये गलत है। ठीक है, कैसे, तो मिश्रण में जो है जल मिलाने पर भारी अवयव तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम को अवसादन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अवसादित मिश्रण को जो है बिना हिलाए जल की मिट्टी सहित उलेरने की क्रिया जो है उसको निस्तारण कहते हैं। ठीक है, यहाँ कहा है कि अवसादन की विधि द्वारा जल को उलेर कर पृथक किया जाता है, तो ये चीज़ जो है स्टेटमेंट दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। पहला क्या हो गया, सही हो गया। अब एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे इतने क्लोज आपको, यानी हमको गलत पूछा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 नंबर गलत है। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा। इतना क्लोज पूछेगा ना कि अंदाज़ा नहीं लगा पाइएगा कि क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वही जो हम बोले हैं, बी नंबर आंसर वही होगा। अब ये 2 चीज़ और लिखा है, इस चीज़ को पढ़ लीजिए। ठीक है, द्रव और उसमें अभिलय पदार्थ के अवयव को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जाता है, बिल्कुल अभी तुरंत बताया ये चीज़। और बाष्पन विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है, यही सही है। ठीक है, बाष्पन द्वारा उड़ा दिया जाता है।
पानी को, बाकी ठोस बच जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक न घोला जा सके उसे विलयन लिखने से क्या कहते हैं। तो देखिए वैसा विलयन जिसमें विलय जो है अधिक मात्रा में अब नहीं घुलाया जा सकता उसको संतृप्त विलयन बोलते हैं, जिसमें और अधिक घुलाया जा सकता है उसको असंतृप्त विलयन बोलते हैं। तो ये सीधा सीधी डिफिनेशन उठा के रख दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संतृप्त विलयन। कैसा विलयन हो जाएगा, संतृप्त। वैसा विलयन जिसमें एक मतलब मात्रा फिक्स है कि विलय का, उससे ज़्यादा अब नहीं जाएगा एक भी बिंदु, उसको बोलते हैं संतृप्त। ठीक है, समझ गए। चलिए, और असंतृप्त इसमें घुलाया जा सकता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने की विलयता पर निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कोई पदार्थ है उसके विलयन को गर्म करेंगे, उसमें जो पदार्थ घुला रहे हैं, कोई चीज़ मिला रहे हैं, जैसे मानिए पानी है, पानी गर्म करो उसमें चीनी घुला रहे हैं तो क्या होगा, विलयता पे, तो चीनी स्पीड में घुलेगा, यानी विलयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, आपका 6 नंबर चैप्टर है। अब स्क्रीन पे 6 नंबर चैप्टर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कि हमारे चारों ओर परिवर्तन। ठीक है, तो हमारे चारों ओर वाला परिवर्तन जो है अभी देखते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम आउट कर दिए हैं, अब आपको समझ में खाली क्वेश्चन आना चाहिए। ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा। औजार से, देखिए क्वेश्चन समझिएगा फिर आंसर आपने मार दीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या होगी ही नहीं। ठीक, औजार में लोहे के फलक से बने वलय की लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है, और गर्म करने में वलय में क्या परिवर्तन होता है। आप किसी को कुल्हाड़ी में, किसी चीज़ में बेट लगाते हुए लकड़ी का देखें, औजार में लोहा दिया, औजार में लोहे के फलक जो बने होते हैं उसमें वलय में लकड़ी को हत्था लगाने के लिए फलक को गर्म किया, नहीं देखते लोहार भट्ठी पे क्या करता है, पहले गर्म करता है। जैसे कुल्हाड़ी होगा, कुल्हाड़ी में जब बेट लगाते हैं तो लोहा में जो छेद रहता है जिसे कुल्हाड़ी में, उधर गर्म करता है, बहुत ज़्यादा हीट करता है। आखिर क्या होता है इसमें, क्या चेंजिंग आती है, गर्म करना पड़ता है, बताइए। आकार में छोटा हो जाता है या आकार में बड़ा हो जाता है। तो ऑटोमेटिक पता है कि जो लोहा, ऐसे मानिए कुल्हाड़ी है, ठीक है, ये लोहा है, ठीक, इसमें हमको बेट लगाना है, इसमें बेट लगाना है, इसमें हम बांस अभी घुसाएंगे। तो पहले इसमें क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, बांस घुसाने से पहले इसको गर्म करते हैं, ये आकार में फैल जाता है, फैल गया, इसमें हम डाल देते हैं जो चीज़ डालना है, डाल दिए। अब इसमें तो डालने के बाद जो छोड़ दिए, थोड़ा देर बाद ठंडा हुआ तो सिकुड़ गया, एकदम पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। अब समझ में आया पूरा प्रोसेस। तो गर्म करने पर बोले क्या होगा, इसके आकार बड़ा हो जाएंगे, इसके आकार क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। कहीं का दिक्कत, समस्या, तकलीफ नहीं ना, चलिए नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वही बात जो हम बोले हैं स्क्रीन पे लिखेगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका अच्छे से देखिएगा। निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। अब विचार करें तथा आचार लेके नीचे आना है। उत्क्रमित में कौन सा परिवर्तन उत्क्रम रिवर्स्ड किए जा सकते हैं, मतलब किस परिवर्तन को हम रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स गियर में डाल सकते हैं, किसको डाल सकते हैं बताइए, दिमाग लगाइए। रिवर्स गियर में डालने का मतलब समझते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन, भौतिक चेंजिंग होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम लोग भौतिक चेंजिंग। कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, इसका मतलब है कि इसको एक बार कागज़ जल गया तो दोबारा कागज़ को हम सही नहीं कर सकते हैं। दूध का दही बनना, दही बन गया तो फिर दोबारा दूध नहीं बनेगा। ठीक है, तीसरा नमक का पानी में घुलना, नमक को अलग कर देंगे, पानी को अलग कर देंगे, यानी रिवर्स कर सकते हैं। और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, मिट्टी के ढेर को बर्तन बना दे, फिर मिट्टी तोड़ के बर्तन तोड़ के मिट्टी बना देगा। ठीक है, ये 3 और 4 एकदम हो जाएगा इसका रिवर्स प्रोग्राम में, मतलब कि डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर पौधा जो आपको दिख रहा है, पौधा को जानिए। अब चैप्टर पे आ गए हैं, पौधा को जानिए। ठीक है, कह रहा पुष्प, क्वेश्चन दिख रहा है, पुष्प के विभिन्न भाग में कौन से सम्मिलित नहीं हैं। अब देखिए पुष्प में जो होता है चीज़ें, उसमें कह रहा है कौन नहीं है। पुष्प में क्या क्या होता है, बाह्यदलपुंज, ठीक है, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये सब चीज़ होता है, परागकण, परागकोश। ठीक है, तो ये सब चीज़, वर्तिकाग्र, बीजांड, ये सब चीज़ इसको नाम होता है। अब कह रहा है कौन इसमें जो पुष्प का हिस्सा नहीं, फूल का हिस्सा नहीं। ठीक है, देखिए क्या नहीं है, बाह्यदलपुंज होगा, पंखुड़ियाँ होगा, जिसको दलपुंज बाह्यदलपुंज दोनों हो गया। ठीक है, पुंकेसर होगा, स्त्री कैंसर भी होगा, मूलांकुर नहीं होगा, ये तो जमीन में होता है, जड़ में होता है। ठीक है, तो इसमें नहीं होगा। तो ये जो आपको मूलांकुर होता है वो जड़ में होता है, बीज से निकल के जाता है। तो आपको स्पष्ट हो गया कि कौन कौन होगा। देखिए वही चीज़ लिखा है, बाह्यदलपुंज, ठीक है, दलपुंज को पंखुड़ी लिखा, आप लोग पंखुड़ी ही याद रखिएगा। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर पुष्प के भाग हैं। ठीक है, और परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग है, जबकि वर्तिका और वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड, स्त्रीकोशर के भाग हैं। ठीक है, सबका नाम दे दिया है। जबकि बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकर से निकलता है वो जड़ कहते हैं, मूलांकर बीज में संबंधित है, बिल्कुल ज़मीन में जाता है, हमको पता था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी जो है अब हो जाती है। 5 नंबर जो है, 7 नंबर चैप्टर जो है शुरू कर दिए हैं।
आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन 2 नंबर 7 नंबर चैप्टर का 2 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों के संदर्भ में लिखने में कौन से कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन पत्ती के बारे में हमको चुनना है। यानी पत्ती होता है ना पेड़ में, उसमें कौन सी चीज़ इसमें जो बताएंगे वो गलत एक लगेगा आपको, ठीक है। देखिए, पत्ती में शिराओं के प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है और यह जलीय जालिका रूपी और समानांतर होते हैं, ठीक है। ऐसे देखे होंगे कि पत्ती ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ये बना रहता है ना, तो एकदम समानांतर बना होगा। और यही के बाद शिरा विन्यास की बात करा, पत्तियों में शिरा का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है, जलीय रूपी समानांतर होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट है पत्ती में पर्णवर्त और फलक होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, 2 नंबर भी सही है, 1 नंबर भी सही है। अब 3 है पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश में उपस्थित मंड में संश्लेषित करते हैं, मंड संश्लेषित करते हैं जब एनर्जी सूर्य देता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये भी सही है। आगे है कि पत्तियाँ वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है ये गलत है। जलवाष्प का भोजन से पानी जो है वहाँ से नहीं आता है, ज़मीन से आता है। तो डी नंबर ऑप्शन आपके सही नहीं थे, ये गलत थे, ठीक है। और पत्ती सिर्फ बाष्पोत्सर्जन करता है, बाष्पोत्सर्जन का मतलब था कि पानी शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। तो जलवाष्प का कुछ भाग करा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करता है, अवशोषण नहीं, ये उल्टा लिख दिया है, अवशोषण नहीं बाष्पोत्सर्जन करता है। ये आपको समझ में आ गया है। अब जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा है ना, चलिए थोड़ा सा जूम कर देते, लेकिन ऐसे करेंगे तब होगा, ये लीजिए अब होगा, ठीक है, अब हो रहा होगा। अब देखिए स्टेटमेंट आपका स्पष्ट पता चल रहा होगा, तने 2 तरफ मार्ग का कार्य करते हैं, तने के मुख्य कार्य के संदर्भ में कथन विचार कीजिए कौन सा सही है, ठीक है। तो तने के संदर्भ में जो है 2 कथन दिया है, कौन सा सही पूछ रहा है, ठीक है। अब सही कौन सा होगा आप दिमाग लगाइएगा, ठीक है। तना जल और खनिज की पतली नलिका द्वारा पत्ती और पौधे के अन्य भाग तक पहुँचाता है, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि तना का काम है जल और खनिज लवण को अपनी नलियां द्वारा, पतली नलियां द्वारा पत्ती और पौधा के अन्य भाग में पहुंचाना, एकदम सही है। पत्ती द्वारा बना भोजन तने से होकर पौधा के विभिन्न भाग में संग्रहित होता है, बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि इस तना का, ये जो जल और खनिज लवण ले जाएगा उस तना का क्या नाम है, और जो भोजन लेगा इस तना का क्या नाम है, दोनों आपको ऑप्शन मतलब कॉमेंट में मारना है, ठीक है। कीजिए क्वेश्चन, करा दोनों सही है, तो सही पूछ रहा था तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। कमेंट किए, नहीं किए तो जल्दी कीजिए ना भाई, पॉज कीजिए, ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चन 4 नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि जड़ों के संदर्भ में लिखित कथन पे विचार कीजिए। अब देखिए दोनों पे विचार करना है, तो इस पर हम विचार कर लेते हैं जड़ों के संदर्भ में, यही चैप्टर करके छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट कल जो है कराएंगे, ये पूरा 6 क्लास खत्म हो जाएगा कर। जड़ों के संदर्भ में कर विचार करने के लिए कथन पे, और कौन सा कथन होना चाहिए, तो सही कथन होना चाहिए, ठीक है। जड़ें मिट्टी में जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है और पौधे और मिट्टी से दृढ़ता जमाए रखती है, बिल्कुल जड़ का यही काम है, बिल्कुल ये काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मिट्टी को पकड़ के रखना और जल और खनिज लवण अवशोषण करके पौधा को जो है हर भाग में देना और पौधा को ज़मीन से जकड़ के रखता है ताकि मजबूती बना रहे। जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे की जड़ रेशेदार होती है, जबकि समानांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियां पौधे की जड़ मूसलाधार होती है। बताइए सही है, 2 नंबर जो स्टेटमेंट है वो सही है। जड़ मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, मूसला जड़, रेशेदार जड़, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूसला जड़ और रेशेदार जड़, ये जो है 2 नंबर गलत है। कैसे गलत हो बता देते हैं, 1 सही है 2 गलत है, ये देख लीजिए आप। जड़ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। झकरा जड़ जिसको कहते हैं। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्ती वाले पौधे की जड़ मूसलाधार जड़ होती है, कि समांतर जड़ विन्यास युक्त वाली पत्ती पौधे की जड़ रेशेदार होती है। समांतर शिरा विन्यास वाला का रेशेदार, ठीक है। अब मूसला जड़ होगा किसका, ये शिरा विन्यास वाला का, जालिका रूपी शिरा विन्यास के। एक होता है जालिका रूपी शिरा, एक होता है समांतर शिरा विन्यास। तो जालिका रूपी शिरा विन्यास जिस पौधा का होगा पत्ती का, उसका जड़ कैसा होगा, तो मूसलाधार होगा, मूसला जड़ होगा, ठीक है, जिसका जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा। और इसका समांतर शिरा विन्यास होगा पत्ती का, उसका जड़ कैसा होगा, रेशेदार होगा। ये जो है उल्टा लिख दिया था, ठीक है, देखिए उल्टा लिख दिया था, इसीलिए वो गलत हो गया था। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में कौन जड़ नहीं है, तो आलू नहीं है, ठीक है, गाजर जड़ है, मूली जड़ है, सलगम जड़ है। कैसे है ये देखिए, आलू तना है, ठीक है, बाकी जब है ये था। चलिए, और 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। ये तो आप आँख मुन के मार देंगे कि पत्ती जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो है किस किस चीज़ चाहिए उसको, क्लोरोफिल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सूर्य और सूर्य का जल और सूर्य का प्रकाश, ये 5 के 5 चीज़ चाहिए।
तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सभी हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल के टोटल जो है, यानी ये चीज़ 5 के 5 चीज़ जो है, अगर इसी बचपन में आप पढ़ेंगे इसी क्लास में, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 5 चीज़ों की जरूरत होती है। क्या क्या? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और प्रकाश संश्लेषण। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपने पत्ती में निष्पादित करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है आउटपुट के रूप में मतलब कि लिया जाता है, ठीक है। अरे रे 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 रे, पूरा का पूरा हम गलते नशे में आ गए क्या इधर ध्यान देने के चक्कर में। देखिए गलती हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण क्या आवश्यक है, तो ऑक्सीजन आवश्यक है, बताइए तो। ऑक्सीजन जरूरी है, आप लोग का दिमाग नहीं जा रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, ऑक्सीजन तो आउटपुट है, आउटपुट है ना, आउटपुट है ये इनपुट पर हम काहे डाल रहे हैं। क्लोरोफिल है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और प्रकाश मतलब कि सूर्य का प्रकाश है, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सभी चीज़ हो जाएंगे प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। और मतलब ये जो है ऑक्सीजन, ये आउटपुट के रूप में क्या होगा, निष्कासित होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 1 2 4 5, 3 को हटा देना है। हाँ, ये अगर कहे प्रकाश संश्लेषण में क्या कौन सी गैस रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। चलिए अब यही बात जो हम जो बोले, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये ऑक्सीजन निष्कासित होती है और पत्तियां द्वारा संश्लेषित भोजन पौधे के विभिन्न भाग में मंडित में संग्रहित हो जाता है। वही जो बात बोले, प्रकाश संश्लेषण जो अपना खाना बनाता है वो हो जाता है संग्रहित, ठीक है। अब चलिए शरीर में गति है 8 नंबर चैप्टर, यहाँ से जो है अब कल से यहाँ से देखेंगे 8 नंबर से। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। रात में टेस्ट होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेस्ट अच्छी क्वालिटी का होगा। यही सारा क्वेश्चन आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। चैप्टर जो है 15 को चैप्टर है टोटल, इसमें 16 चैप्टर है, क्या बोलते हैं 6 क्लास में, 6 में 16 चैप्टर है साइंस का, और 8 चैप्टर जो है आपका 7 चैप्टर करा दिए हैं, ठीक है। तो कल जो है 9 चैप्टर करा देंगे, ठीक है। आज 35 मिनट में हो गया आपका कंप्लीट।